Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In business law, we discussed unlawful considerations and objects in our last lecture. हमने इसके essentials भी consideration के देख लिए हुए हैं. एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमारा रहता है, वो है एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन. काफ़ी दिनों का गैप आया इस लेक्चर के हवाले से बिज़नेस लॉ की सीरीज़ में, और मुझे स्टूडेंट्स ने जो कुछ हमारे साथ चैनल के साथ अटैच्ड हैं और वो CSS की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशली कमेंट्स में भी कहा और फेसबुक पे भी इनबॉक्स में कहा कि सर ये ज़रा काइंडली सिलसिला ज़रा तेज़ कर दें ताकि हम अपनी प्रेपरेशन जो है वो टाइमली कर लें. तो इंशाल्लाह से ऑनवर्ड जो है ये वीडियोस आपको लगातार मिलेंगी. देखें, बीकॉम के भी स्टूडेंट्स के पेपर्स होने हैं अभी, उनका भी बिज़नेस लॉ है, और जो CSS वाले हैं उनके भी होने हैं. लॉ सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बाकी और सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप और कंपनीज़, ये ऑलमोस्ट कोर्स जो है वो सेम ही है. तो आप लोग परेशान हो, ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह इसकी वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलेंगी और आप लोग अपनी प्रेपरेशन जारी रखें. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी आप लोगों के लिए हम यूज़फुल हो सकते हैं वो लाजमी तौर पर हों. एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन. अब एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन रूल ये है लॉ का, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. ये आपको बताया था, अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, या एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड. रूल ये है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो उसके बगैर कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो वॉइड होगा, वो काल अदम होगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो वैलिडेट नहीं किया जा सकता. लेकिन ये इस रूल को एक्सेप्शंस हैं, यानी इसके बावजूद कि ये जो मैं आपसे ये 6 सिचुएशंस हैं ये डिस्कस करने लगा हूँ, इन 6 सिचुएशंस में इसके बावजूद कि कंसिडरेशन जो है वो नहीं होगी एक पार्टी के लिए, इसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे. ये एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन का मतलब है कि इन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, और इसके बावजूद के कंसिडरेशन नहीं है लेकिन ये जो सिचुएशंस होंगी यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होंगे वो वैलिड होंगे, वो इन्फोर्सेबल एट लॉ होंगे. पहली सिचुएशन है एग्रीमेंट्स दैट आर मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. जो भी ऐसे एग्रीमेंट्स जो नेचुरल लव और अफेक्शन की बुनियाद पे, कुदरती मोहब्बत और प्यार की बुनियाद के ऊपर बनाए जाते हैं, वो सारे जो हैं वो वैलिड होते हैं. इसके लिए लेकिन चंद एक बातों का होना ज़रूरी है. ये जो भी एग्रीमेंट हो ये इन राइटिंग हो और अकॉर्डिंग टू दी लॉ जिसके मतलब भी हो वो रजिस्टर्ड भी हो जाए, और ये भी ज़हन में रखें कि वो जो 2 पार्टीज़ हों उनके दरमियान ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, और उन पार्टीज़ का नियर रिलेशनशिप होना ज़रूरी है. तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ये जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है. नियर रिलेशन होना से ये कोई लाजम नहीं होता कि वहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा. बहुत सारे लोगों का आपका करीबी ताल्लुक़ होता है लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होता. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी जो होता है ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है. नियरनेस ऑफ द रिलेशनशिप वहाँ पे मौजूद है लेकिन दैट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. इसलिए ये जहन में रखें, मैंने आपको बताया फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर्स, ये अगर इसके ऊपर वो पार्टीज़ जो हैं जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है और नियर रिलेशन में हैं, अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस तरह से तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. इसी की एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ. एफ फादर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव ₹1 लाख टू हिज सन एस. अब अपने बेटे एस को उसने पैसे 1 लाख रुपए देने का कहा. एफ पुट्स इट इन राइटिंग, वो लिख देता है एंड गेट्स इट रजिस्टर्ड. एस कैन इन्फोर्स इट. अब बाद में मुकर नहीं सकते. अब देखें, आपने नेचुरल लव पे कह दिया 1 लाख रुपए देने, अगले बंदे ने तो कोई काम नहीं किया. बाद में आप कहें जी कि कंसिडरेशन तो गिव एंड टेक होता है, और अब मैंने तो गिव ही है जी, बस दे दिया है, टेक तो है ही कोई नहीं, तो आपके मैं नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूँगा. तो लॉ कहता है नहीं, कंसिडरेशन चाहे आपको नहीं मिली लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. फिर एक और एग्जांपल, कोई बड़ा भाई है, एन एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू पे द डेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर. बड़े भाई ने जो है वो अपने छोटे भाई के कर्जे उसने कहा ये मैं अदा कर दूंगा ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. उसको अपने भाई से कुछ नहीं मिलना, एग्रीमेंट वाज पुट इन राइटिंग, तो ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है.
अब ये मुझे उम्मीद है सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। सेकंड है कंपनसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये आपने जब हमने एग्रीमेंट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल्स पढ़े थे तो हमने कहा था हैज़ डन और हैज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ कर दिया है या कुछ करने से बाज रहा है। कॉन्सिडरेशन हमने कहा था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होती है। और पास्ट कॉन्सिडरेशन में मैंने आपको बताया था कि पास्ट कॉन्सिडरेशन इज़ नो कॉन्सिडरेशन। लॉ कहता है कि जो काम माजी में हो गया है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हुआ है, तो वो कॉन्सिडरेशन ही है, लॉ उसे रिकग्नाइज़ नहीं करता। हाँ अलबत्ता अब आप यहाँ पे ज़रा समझें कि अगर एक बंदे ने आपको वॉलंटरी सर्विसेज दी माजी में, तो अब वो आके आपसे रिवॉर्ड नहीं क्लेम कर सकता, अब वो आके आपसे उसके पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि आपका उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। हाँ अलबत्ता ये जो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज हैं, ये आप अगर उनको कंपनसेट करना चाहते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से उस बंदे को कहते हैं, मांगा नहीं उसने, आप उसे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, हमारे घर को आग लगी हुई थी, तुमने हमारा इतना कीमती सामान बचाया है, तो मेरी फ़लानी ये जो शय गुमशुदा ये ले आए हो, ये बड़ी कीमती चीज़ थी, ये मेरा पर्स ही ले आए हो, तो मैं तुम्हें इसमें से अभी ये कुछ पैसे दूंगा, और आप इन राइटिंग कह देते हैं। तो फिर ये बात ज़हन में रखें कि अब जब एग्रीमेंट हो रहा है, अब ज़रा गौर से समझें, आप तो उसको कह रहे हैं कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं कि आपने अगली पार्टी ने आपका कोई काम अब करना है? नहीं करना। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसमें आप तो अगली पार्टी को कुछ देंगे, लेकिन जो वो पार्टी है उसने आपके लिए कोई काम अब नहीं करना जब कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें कंसिडरेशन नहीं है, एक पार्टी की तरफ से है, दूसरी की तरफ से नहीं है। तो इसके बावजूद कि ऐसा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि आप पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को जो उसने अपनी मर्जी से दी थी, आप उनको कंपनसेट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वॉलंटरी सर्विसेज होनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, अपनी मर्जी से दी हो, उसने कहा ना हो प्रॉमिसर ने। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉमिसर, जिस वक्त वो आपने सर्विसेज दी, जो बंदा अब वो आप उसे वादा कर रहा है, प्रॉमिसर है, उसकी मौजूदगी में वो काम आपने किया हो। और इंटेंशन आपका अब ये है, प्रॉमिसर अब जो कह रहा है, अब कह रहा है कि यार मैं आपको, चूँकि उसने इतना काम किया है तो आप कंपनसेट करना चाहते हैं, इरादा आपका ये है। और वो जो सर्विसेज आपको दी गई थी वो लीगल सर्विसेज थी, वो लॉफुल सर्विसेज थी। एक बंदा डूब रहा है, अब वो तो डूब रहा है, उसने नहीं किसी को कहा कि मुझे बचाओ, और वो उस वक्त ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगा, तुम बचाओ 1 लाख रुपए, वो अगला कि मैं 1.5 लाख लूँगा तो बचाऊँगा, ऐसी बात, यानी कोई आपस में ऑफ़र एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। अगले बंदे ने, आप वो एक डूब रहा है, उसने छलांग मारी, उसने कहा बंदे की जान बचानी है, बचा लिया, बाहर ले आया। अब वो बाहर जब आ गया तो उसने आके कहा कि यार तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें, यानी वो मौजूद था, उसको सर्विसेज दी गई, पास्ट हो गई बात, उसने कुछ नहीं मांगा था, वॉलंटरी सर्विसेज थी, आप अब कंपनसेट करना चाहते हैं कि, और उसको अगर वो इन राइटिंग कर लेते हैं आप, और आप उसको कंपनसेट करना चाहते हैं, लीगल सर्विसेज हैं, तो फिर ये बात जहन में रखें कि जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप बाद में इससे मुकर नहीं सकते। आप बाद में कहें जी देखें जब कॉन्ट्रैक्ट बना इसके बाद इसने मेरे लिए क्या किया, जो किया था वो तो पहले किया था, तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है, आप उसे मुकर नहीं सकते। तीसरी चीज़ है टाइम बार्ड डेट। अब टाइम बार्ड डेट क्या होता है? ऐसा कर्जा जिसके आगे वक्त की सलाखें लग गई हैं। अब लिमिटेशन एक्ट 1908 का है, उसमें मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। आपने अगर किसी को कर्जा दिया है 3 साल तक आप उससे पूछते ही नहीं है कि यार ये कर्जा मुझे वापस कर दो, तो बाय लॉ आप उससे क्लेम ही नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसे पूछ ही नहीं सकते हैं। 3 साल तक अगर आप एक क्रेडिटर अपने डेटर से नहीं पूछता, भूल गया किसी भी वजह से, उसके ज़हन में नहीं है, वो अगर लिखा हुआ था तो वो लिखा हुआ कहीं गुम हो गया और आपको पता ही नहीं अगले बंदे से पैसे लेने, 3 साल तक अगर आप अगले बंदे को ना पूछें, डेटर को ना पूछें, तो उसके बाद आप पूछ ही नहीं सकते। अगर आप उसके तरफ बढ़ेंगे पूछने के लिए तो आगे वक्त की सलाखें लगी हुई हैं, टाइम बार्ड हो गया डेट। अब आप, वो अगला बंदा आपका वो ज़िम्मेदार है ही नहीं, लाइबल है ही नहीं कि वो आपको वो कर्ज़ा वापस करे। हाँ अलबत्ता इस सिचुएशन में ये बात जहन में रखें कि अगर डेटर
इसके बावजूद कि वो डेट जो टाइम बार हो चुका हुआ है, अगर वो डेटर वहाँ पे ये कहे कि आपने एक बंदे से 50,000 लेना था, नहीं पूछा, 3 साल गुजर गए, वो अगर अपनी मर्ज़ी से 50,000 का 50,000 ही, या वो कहे जी 30,000, 40,000, 50,000 से कम, यानी अगर वो प्रॉमिस जो है वो डेटर है हमारा, जिस बंदे से हमने पैसे लेने थे, वो सारे पैसे या उसमें से कम पैसे वो देने के ऊपर तैयार हो और वो वादा करे खुद अपनी मर्ज़ी से, तो आप उसको लिखवा लें इन राइटिंग और उससे सिग्नेचर ले लें। तो फिर ये बात जहन में रखें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी वैलिड होगा। अब आप ज़रा गौर करें, पहले तो आपने उस बंदे को, फ़र्ज़ करें आपने एक बंदे को 50,000 का माल उधार बेचा। अब माल उधार बेचा, 50,000 लेना है, वो आपका डेटर है, आपने उसे कोई चीज़, अब दोनों को कॉन्सिडरेशन थी, टाइम बार हो गया डेट। अब जो डेटर है वो वादा कर रहा है, वो तो लिख के दे रहा है कि यार मैं इसे 30,000 दे दूंगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 30,000, पहले वाला तो टाइम बार होने की वजह से क्रैश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब ये है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं ये 30,000 या पूरा 50,000 ही, अब वो दोबारा लिख के दे रहा है जो डेटर है कि मैं ये 50,000 भी आपको दे दूंगा। मुझे बताएं, अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो इसमें कोई कॉन्सिडरेशन है? यकीनी बात नहीं है, यानी आप अगली पार्टी से तो कुछ नहीं लेंगे। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर एक पार्टी तो कह रही है कि मैं पैसे दूंगा, दूसरी पार्टी की तरफ से तो कुछ नहीं ना मिलना, तो इसके बावजूद कि दूसरी पार्टी की तरफ से कॉन्सिडरेशन नहीं आएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब इसकी एक एग्जांपल देखें ज़रा। ए ओव्स ₹10,000 टू बी, ए मकरूज़ है बी का 10,000 रुपये से, बट डेट बिकम्स द टाइम बार्ड, वो कर्जा जो था वो टाइम बार हो गया। ए साइन द रिटर्न प्रॉमिस, ए अब जो है वो तहरीरी वादा कर देता है कि वो बी को 10,000 रुपये देगा ऑन अकाउंट ऑफ दिस टाइम बार डेट। तो ये मैंने शराइत लिखी हुई है कि वो डेट टाइम बार हो चुका हुआ है। अब प्रॉमिसर खुद वादा करता है कि भाई चलो इसको पैसे वापस कर देते हैं, और वो प्रॉमिस टू पे है और इसको इन राइटिंग की जो है वो देना है और सिग्नेचर भी करने। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसके बावजूद कि अब कॉन्सिडरेशन सिर्फ एक पार्टी की तरफ से मूव करेगी, दूसरी पार्टी की तरफ से कॉन्सिडरेशन नहीं होगी, इसके बावजूद ये इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड होगा। अब अगली सिचुएशन, कंप्लीटेड गिफ्ट। अब अगर आप तोहफ़ा किसी को देते हैं, ए गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर कॉन्सिडरेशन। अब ये ऐसे थोड़ी है कि आप कहें जी कि मैं तुम्हें तोहफ़ा दूंगा तो तुम भी बदले में मुझे जो है वो उतनी मालियत का या उससे ज़्यादा का तोहफ़ा दोगे। अब तोहफ़ा डोनर जो डोनी को गिफ्ट देगा, कंप्लीटेड गिफ्ट कौन सा होता है? कंप्लीटेड वो होता है जब पोजेशन जो है वो उस चीज़ का ट्रांसफ़र हो जाए, यानी डोनर की तरफ से वो गिफ्ट जो आप दे रहे हैं वो अगली पार्टी तक पहुंच जाए, तो तब आप कहेंगे कि गिफ्ट कंप्लीटेड है। अब आप ये कहें कि आपने तोहफ़ा दे दिया हुआ है, ये गिफ्ट कंप्लीट हो गया, अगली पार्टी आप 2 दिन देखते रहे, अगली पार्टी ने गिफ्ट ही नहीं दिया और आप अदालत चले जाएं कि देखें जनाब मैंने गिफ्ट दिया, अगली पार्टी ने गिफ्ट ही नहीं दिया, मुझे क्या मिला, तो ये मेरा जो गिफ्ट मैंने दिया हुआ है ये मुझे वापस लेके दिया जाए, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब जो कंप्लीटेड गिफ्ट्स होते हैं, अब ये बात जहन में रखें कि ये एक्सेप्शन टू कॉन्सिडरेशन है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, चीज़ चले गई। ऐसे ही अगर आप इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक आप प्रॉपर ट्रांसफ़र कर दें, तो उसके बाद आप कहें जी देखें इसने मुझे तो पैसे ही नहीं दिए। अब आपने गिफ्ट कर दी हुई है भाई, किस चीज़ के पैसे, या उसके बदले में वो आपको कुछ नहीं। अब वो चीज़ इसके बावजूद कि कॉन्सिडरेशन नहीं थी, गिफ्ट कंप्लीट हो गया हुआ है, ये वैलिड है, इसको अब आप नो कॉन्सिडरेशन वाले रूल के मुताबिक नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन गया हुआ है। अब इसकी एक एग्जांपल, ए ट्रांसफर्ड सम प्रॉपर्टी टू बी बाय रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड, लिख के और मुआहदा करके रजिस्ट्री करवा दी, रजिस्टर्ड मुआहदे के तहत उसको प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इवन विदाउट कॉन्सिडरेशन, हालांकि आपको उसके बदले में कोई पैसे नहीं मिले। फिफ्थ सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी जो होती है, जहां आप किसी बंदे को अपना एजेंट अपॉइंट करते हैं, उसे कोई सर्विसेज लेते हैं। अब सर्विसेज का मुआवजा आपने आमतौर पर कमीशन की सूरत में देना होता है, लेकिन ये याद रखें कि एजेंट जो होता है वो अपने प्रिंसिपल का कोई काम बग़ैर मुआवजे के भी कर सकता है, और अगर वो बग़ैर मुआवजे के भी कर दे काम तो वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। इसका सेक्शन 185 है। आमतौर पर तो रेम्यूनरेशन कमीशन है, लेकिन एजेंसी कैन भी विदाउट कॉन्सिडरेशन, ला को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए जो भी कोई काम वो अगर उसका कोई एजेंट प्रिंसिपल का बग़ैर मुआवजे के भी कर दे
तो वो वैलिड होगा और वो लाइबल होगा प्रिंसिपल उसका। ऐसा नहीं होगा कि वो कहे जी देखिए मुआवजा तो दिया नहीं है तो अब ये काम इसका क्या होना है जी, कुछ भी नहीं, ये मैं नहीं करना। प्रिंसिपल ऐसा है, उसे मुकर नहीं सकता। जो काम हो गया उसका फिर प्रिंसिपल के ऊपर वो बाइंडिंग आएगा। ए प्रोमिस टू सेल बीज हाउस ऑन हिज बिहाफ और एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। अगर ए बी से कह दे कि वो उसका घर बिकवा देगा तो ये जो भी ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट होगा, हालांकि वो उसके चाहे कोई मुआवजा उसका कमीशन ना ले उसका घर बिकवाने का, इसके बावजूद ये वैलिड होगा, इसमें कोई इशू लॉ को नहीं है। फिर है रिमिशन और एक्सटेंशन। रिमिट से रिमिशन और एक्सटेंशन, या तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट में से आपका ड्यू राइट आ रहा है आप उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ दें, या आप वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का जो टाइम है उसमें एक्सटेंशन दे दें, एक्सटेंड कर दें उस टाइम को, उसको बढ़ा दें। तो लॉ को दोनों सूरतों में कोई एतराज़ नहीं है। अब हालांकि इस रिमिशन की सूरत में आपको कुछ नहीं मिलना, एक्सटेंशन की सूरत में आपको कुछ नहीं मिलना। तो ये जो आप रिमिट कर रहे हैं या आप एक्सटेंड कर रहे हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन लॉ कहता है कि ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमिशन है टू गिव अ पार्ट ऑफ क्लेम और एक्सटेंशन है टू एक्सटेंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी एग्जांपल आप सुन लें तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सेक्शन इसका 63 है। ए ओव्स ₹5,000 टू बी। ए मकरूज़ है, ओव का मतलब होता है मकरूज़ होना। ए ओव्स ₹5,000 टू बी। ए पेज ₹2,000 टू बी। 5,000 का मकरूज़ था, उसको 2,000 दिया। एंड बी एक्सेप्ट्स इट इन फुल सेटलमेंट। वो 2,000 लेके कहता है अब ये फुल सेटलमेंट हो गई है, कुछ और जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। होल डेट इज़ डिस्चार्ज, वो सारा कर्जा जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल सुन लें। ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑफ बी विद इन 6 months फॉर ₹25 लाख। अब ए कहता है बी को कि वो उसका घर 25 लाख रुपए में बना देगा। लेटर ऑन ए रिक्वेस्ट बी टू एक्सटेंड दी टाइम पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन ऑफ दी हाउस ना। वो जो ए है वो बी से रिक्वेस्ट करता है कि जनाब ये मुझे ना थोड़ा टाइम जो है वो बढ़ा दें। तो बी एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट। द एग्रीमेंट इज़ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब देखें ना, आपने उसे टाइम जो है वो दे दिया, बढ़ा दिया उसका टाइम, अब उसके कोई अलहदा कोई पैसे तो नहीं ना देने। तो एक्सटेंशन अगर आपने दे दी है और उसका आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं अगली पार्टी से, तो वो एक्सटेंशन दे देना वो वैलिड है। परफॉर्मेंस करने के लिए आप एक्सटेंड कर दें टाइम पीरियड और कोई पैसे उसके एडिशनल ना लें, तो ये वैलिड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये 6 सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये इसके बावजूद के कंसिडरेशन नहीं है, एक पार्टी की तरफ से है दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये वैलिड सिचुएशंस हैं। और यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे, इस पर गौर करें, तवज्जो दें, एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो लॉ की सेंस क्लियर हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर कोई क्वेरीज़ हों तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर दिया करें। और अगर ये वीडियोस आपका फ़ायदा कर रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, इनके ऊपर अपने कमेंट्स दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।